हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच कौन फॉलो करता है, किसमें प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की परसेंटेज हमें 100% देखने को मिलती है, किसमें 50% देखने को मिलती है, कौन कितने टाइम एस्टिमेट को देता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा जो टॉपिक हम कवर करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पूछ जाएंगे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीपीएम और पर्ट के बारे में बिल्कुल क्विकली रिवाइज करेंगे। क्रैशिंग ऑफ कॉस्ट भी देखेंगे कि क्या होता है, और कॉस्ट और हमारा जो रिसोर्सेज है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, सब देखेंगे आज फटाफट से। अगर आपने विटामिन पे लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने बहुत अच्छे से टेस्ट को डिस्कस किया है और उनके रिलेटेड जितने भी डाटा उसको डिस्कस किया, तो आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। बहुत अच्छी चीज आप मिस आउट कर रहे हैं। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर पर्ट के फुल फॉर्म की बात की जाती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या कहते हैं। तो पर्ट की फुल फॉर्म को क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट क्या इवेंट कहा जाता है या इवैल्यूएशन कहा जाता है? तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो यहाँ की फुल फॉर्म, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया एमसीक्यू में। इसी में इतना घुमा के पूछते हैं। अभी क्या होता है कि जब हम सिर्फ एक पॉइंट देख रहे हैं कि पर्ट की फुल फॉर्म क्या है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, तो हमें लगता है ये कैसा टुच्चा सा पॉइंट है, पर वहीं पे जब ऐसे कर देते हैं कि चारों पॉइंट एकदम सिमिलर होते हैं और वहां पर गलती होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको ये लिख लिख के पूरा रिवाइज करना है। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये होता है हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सिर्फ क्रिटिकल पाथ मेथड कहा जाता है सीपीएम को। तो सीपीएम पार्ट में पहला डिफरेंस तो यही हो गया। अब अगर इसकी बात करें तो ये हमारा इवेंट ओरिएंटेड है। ये कैसा है? हमारा इवेंट ओरिएंटेड बात करता है। ये बात करता है इवेंट ओरिएंटेड। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो ये पूछा जाता है कि ये किससे कैसे ओरिएंटेड है, तो ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है। अगर इसकी बात करते हैं सीपीएम में जो हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड है, तो ये कैसे ओरिएंटेड है? ये हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड है। अगर इसकी बात करी जाए, यहाँ पर पर्ट की बात करते हैं तो पर्ट हमारा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है, लेकिन सीपीएम हमारा डिटरमिनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा कौन क्या फॉलो करता है? ये हमारा फॉलो करता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को। ये क्या फॉलो करता है? हमारा डिटरमिनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है। डिटरमिनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है हमारा सीपीएम। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। पर वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा पार्ट में हमें थ्री टाइम एस्टिमेट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें 3 टाइम एस्टिमेट देखने को मिलते हैं। हम 3 तरीके से टाइम का एस्टिमेट करते हैं, मतलब 3 वैल्यू देखी जाएगी, फिर उसकी हेल्प से हम जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, हम उसका एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं। लेकिन वो हमारा क्या है, 3 टाइम एस्टिमेट देखे जाते हैं। जो पहला हो जाएगा हमारा टी नॉट, फिर होता है हमारा एक टी एम और एक होता है हमारा टीपी, जिसमें टी नॉट क्या है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम। कहते नहीं है कि लाइफ में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या है? पॉजिटिव, कि सब चीज स्मूथली चलेगी, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको कवर होने में या कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। पीसिमिस्टिक, कभी कभी हम पीसिमिस्टिकली सोचते हैं कि यार हर चीज नेगेटिव, पैसिमिस्टिक बिहेवियर है। पैसिमिस्टिक बिहेवियर मतलब क्या है कि अगर सब चीज हमारे जो भी सिचुएशन थी, जो भी हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, अगर सारी परिस्थिति के विपरीत चली गई, सारी जो हमारी सिचुएशन है, वो हमारी जो परिस्थिति है, हमारा जो भी गोल था उसके विपरीत चली गई, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पैसिमिस्टिक टाइम। और मोस्ट लाइकली जो हमारा ये जो मोस्ट लाइकली है, ये हमारा जीवन है कि कभी ऊंचाई आएगी कभी नीचे आएगी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब मोस्ट लाइकली टाइम। तो 3 टाइम एस्टिमेट हम मानते हैं। यहाँ पर जो सीपीएम हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड है, यहाँ पर हमारा सिंगल टाइम एस्टिमेट रहता है। तो यहाँ पर हमारा कैसा एस्टिमेट रहेगा? आपको सिंगल टाइम एस्टिमेट देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी है, प्रोजेक्ट है हमारा, उसकी जो कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी है, कंप्लीशन प्रोबेबिलिटी 50% देखने को मिलती है जब z की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। तो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी z = 0 पे, आपको z = 0 पे 100% देखने को मिलती है। तो बेसिकली 50% देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको कितना परसेंट देखने को मिलती है प्रोबेबिलिटी कि ये प्रोजेक्ट जो हमने लिया है ये कंप्लीट हो सकता है। अगर हम पर्ट के थ्रू उसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या परसेंटेज है भाई, ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? तो वो है हमारा 50%। और यहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर 100% देखी जाती है। पहले यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ये किस काम के लिए यूज किया जाता है, कब कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है? तो अगर हम सीपीएम और पर्ट में बात करें तो पर्ट जो है हमारा न्यू प्रोजेक्ट के लिए या फिर रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अगर न्यू प्रोजेक्ट है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो हम पर्ट को यूज करेंगे। जो हमारा प्रोजेक्ट इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक है, इसको यूज करते हैं हम न्यू प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर तो ये हमारा यूज किया जाता है न्यू प्रोजेक्ट के लिए या फिर रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के लिए। रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के लिए हमारा ये यूज किया जाता है। वेल यहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये रिपीटेटिव वर्क के लिए, जो रिपीटेटिव प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, रिपीटेटिव प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पर यूज किया जाता है हमारा जो क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम है।
हमने डिफरेंस देखा। पहले तो सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा कि क्या इसकी फुल फॉर्म क्या है, बिल्कुल याद रखिएगा, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। इसकी बात करते तो क्रिटिकल पाथ मेथड है, इसमें इवेंट ओरिएंटेड बात की जाती है, ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है। 3 टाइम एस्टिमेट देखे जाते हैं जो कि है हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। वहीं पे इसकी बात करते हैं तो ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, हमारे डिटरमिनिस्टिक अप्रोच रखता है। सिंगल टाइम के लिए सिंगल टाइम इसमें देखा जाएगा, इसमें कोई भी ज्यादा टाइम नहीं है, 3 टाइम एस्टिमेट करता है, सिंगल टाइम एस्टिमेट किया जाता है। यहाँ पर अगर पर्ट की बात करते हैं तो वहां से अगर प्रोजेक्ट को एवेल्युएट कर रहे हैं तो 50% आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। वहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं, जब हम सीपीएम की बात करें तो यहाँ पर हमें 100% प्रोजेक्ट इवेल्युएशन टाइम देखने को मिलता है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम देखने को मिलता है। न्यू और रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के लिए हमारा पर्ट को फॉलो करते हैं हम। वहीं पर अगर हम रिपीटेटिव प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो क्रिटिकल पाथ मेथड को बात करी जाती है। वहीं पे थोड़े से और डिफरेंस देख लेते हैं। तो पर्ट की अगर बात करते हैं तो पर्ट हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है हमारा पर्ट। वहीं पे अगर हम सीपीएम की बात करते हैं तो सीपीएम हमारा फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या फॉलो करता है हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और ये फॉलो करता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये सब इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में जरूर पूछे जा सकते हैं, इवन कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इससे रिलेट नहीं करता, ये भी पूछा जा सकता है। यहीं पे एक और इन्होंने इंपॉर्टेंट बात करी है, टाइम और जो कॉस्ट है उनके बीच में रिलेशन बताया है पर्ट ने भी और हमारा सीपीएम ने। तो पर्ट वाले बोलते हैं कि टाइम और जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली को रिलेटेड है आपने से। तो टाइम और कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। इनका मतलब क्या है कि अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट की मिनिमम कॉस्ट पता करनी है तो मेरा काम क्या है कि मैं प्रोजेक्ट को अपने मिनिमम कॉस्ट से बेनिफिट कर सके अपना। तो जो हमारा कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट पता करनी है, तो उनका कहना है कि मिनिमम टाइम पे हमारा मिनिमम कॉस्ट मिलेगा। तो इनका बोलना है, पर्ट वालों का बोलना है कि मिनिमम कॉस्ट कब मिलेगा, जब मुझे मिनिमम टाइम मिल जाएगा अपने जो प्रोजेक्ट है उसका, अगर मैं मिनिमम टाइम फाइंड कर लूँ तो मुझे मिनिमम कॉस्ट भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा इस बात से बिल्कुल भी सीपीएम वाले कोई भी वो नहीं रखते। सीपीएम वाले बोलते हैं कि अगर आपको मिनिमम कॉस्ट चाहिए, अपने प्रोजेक्ट की मिनिमम कॉस्ट पता करनी है, तो उसके लिए आप पता कर लो ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो ये लोग बात करते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम की, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम के बारे में बोलते हैं। ये लोग बोल रहे थे कि मिनिमम टाइम पता कर लो, ये बोल रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम पता कर लो अपने प्रोजेक्ट के टाइम का, ऑप्टिमिस्टिक टाइम फाइंड कर लो। जस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम आप पता कर लोगे प्रोजेक्ट का, उसी पे हमारी मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये तो कुछ डिफरेंसेस हो गए जो हमने देखे थे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक टर्म होता है हमारा स्लैक। अगर हम स्लैक की बात करते हैं तो एक टर्म होता है हमारा स्लैक। स्लैक के लिए देखिए मेरे पास 2 टर्म होते हैं जो कि एक टीएल और एक होता है टीई। तो टीएल माइनस टीई जब करते हैं तो मुझे स्लैक मिलता है। ये हम पर्ट के टॉपिक है, ये पर्ट का टॉपिक है, अभी इसमें उसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो स्लैक में एक हो गया हमारा टीएल और एक हो गया टी। तो टीएल की फुल फॉर्म क्या है, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम। तो ये बोलता है, टीएल बोलता है हमारा, टीएल बोल रहा है कि मैं लेटेस्ट अलाउेबल टाइम हूँ। और वहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं, टीई की बात करते हैं, तो ये है हमारा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हमें स्लैक मिल जाती है। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, तो ये दोनों हमारे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और हमारा लेटेस्ट अलाउेबल टाइम है, ये जो हमारा टीएल है और ये हमारा टीई है। अब इन दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं तो हमें स्लैक मिलता है। तो स्लैक क्या हो गया, हमारा टीएल और टीई का डिफरेंस है। वो हो सकता है 3 केस बनेंगे। एक केस हो सकता है कि वो मेरा नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव कब आएगा, जब मेरे एस की वैल्यू 0 से कम हो जाए, तो कम होगी तो मेरा नेगेटिव आ जाएगा। एक केस हो सकता है मेरी एस की वैल्यू 0 ही आ जाए, तो ये एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, एस की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ जाए, मतलब एस की वैल्यू मेरी 0 से ग्रेटर हो जाए। तो 3 केस देखने को मिले, इनके नाम पूछे जाते हैं। अगर स्लैक जो मेरा स्लैक है वो अगर मेरा पॉजिटिव है और एस की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो इसको बोला जाता है मेरा सब क्रिटिकल इवेंट। इस इवेंट को क्या बोला जाएगा, मेरा सब क्रिटिकल इवेंट, इसको बोला जाता है सब क्रिटिकल इवेंट। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एस मेरा 0 आ गया, इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये मेरा है क्रिटिकल इवेंट। इसी की तो बात होती है सारी। तो क्रिटिकल इवेंट फाइंड करना होता है, मतलब क्या, टीएल माइनस टी, जिस पाथ पे हमारा 0 मिलता जाता है वो मेरा क्या हो जाएगा, पूरा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया मेरा, यहाँ पे ये हो जाएगा क्रिटिकल इवेंट, क्रिटिकल इवेंट। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये है मेरा एस इज लेस देन 0। एस लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, इस वाले को बोला जाता है सुपर क्रिटिकल इवेंट। इसको बोला जाता है सुपर क्रिटिकल इवेंट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन से, पॉइंट से ये सब पूछे जा सकते हैं। तो अगर ऐसे एस इज लेस देन 0 तो इसको क्या बोला जाएगा, हमारा सुपर क्रिटिकल इवेंट, इसको बोला जाता है सुपर क्रिटिकल इवेंट। तो यहाँ पे ये फाइंड की जाते हैं। अब हमारा 3 तरीके से जो हमने टाइम देखा था, टी नॉट, टीपी और टीएम, इसके बेसिस पे हमारा एक एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सपेक्टेड टाइम की फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होता है हमारा टी नॉट प्लस 4tm प्लस टीपी अपॉन 6। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ से हम एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं, हम यहाँ से हमारे स्टैंडर्ड वेरिएशन निकालते हैं और हमारा वेरिएंस भी निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर स्लैक की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म पूछा जाता है कि स्लैक अगर आपका जो है हमारा 0,
ये इसको क्या बोला जाता है, तो ये क्रिटिकल इवेंट, ये तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम फटाफट से फॉर्मूले देख लेते हैं, जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस है, इसके क्या फॉर्मूले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो पर्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये एक्सपेक्टेड टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा हमारा टी नॉट प्लस 4tm प्लस टीपी। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हमारा डिवाइड बाय 6। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया जाता है, जिसमें हम अगर बात करें तो टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6 हो जाता है। वहीं पे वेरिएंस जो है, वेरिएंस भी फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, तो वेरिएंस भी फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। वो क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है इसी का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया हमारा टीपी माइनस टी नॉट का होल 6 का होल स्क्वायर। तो ये सब हमारा कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे पार्ट में पूछे जाते हैं। स्लैग के बारे में जरूर पूछा जाता है, तो ये तो हमने कुछ पार्ट के बारे में पूछ लिया, जो पढ़ लिया, जो कि एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाएंगे। वैसे तो पार्ट बॉडी टॉपिक है, लेकिन जो एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है ये हमने देख लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं सीपीएम में, हमने जहाँ पर खत्म किया था सीपीएम की कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सीपीएम में सबसे पहला टर्म होता है हमारा टोटल फ्लोट। तो टोटल फ्लोट का मतलब क्या है, टोटल फ्लोट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल फ्लोट क्या है, तो इसको हम टीएल से भी शुरू करते हैं। तो टोटल फ्लोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम टीएल माइनस टीई करके पर्ट में स्लैग निकाल देते हैं, उसी तरीके से टोटल फ्लोट की वजह से भी हम स्लैग निकालते हैं सीपीएम के मेथड में। अब टोटल फ्लोट क्या है कि हम इस तरीके से अपने एक्टिविटी को डिले करते हैं कि जो हमारा एक्टिविटी को इस तरीके से डिले करते हैं, इन सच मैनर वी डिले द एक्टिविटी, कि जो हमारा होल ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का उस पर कोई भी इफेक्ट ना आए। तो इस तरीके से हम एक्टिविटी को डिले करते हैं, एक्टिविटी को इस तरीके से डिले करते हैं कि हमारे जो पूरा ड्यूरेशन है कि नो इफेक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ होल प्रोजेक्ट। तो पूरे प्रोजेक्ट पे ऑन द ड्यूरेशन ऑफ होल प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट के टाइमिंग पे कोई भी इफेक्ट देखने को ना मिले। इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के जो भी एक्टिविटी है उसके टाइम को चेंज करते हैं। तो अगर टीएल की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, टीएल अगर मेरा 0 आ जाएगा, टीएल मेरा अगर ग्रेटर देन 0 आएगा और टीएल मेरा नेगेटिव आएगा, तो ये सब वो पॉइंट ही है जो हम डिस्कस करते हैं। तो टीएल अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो अभी हमने देखा पॉजिटिव हो गया, मतलब सब क्रिटिकल। ये हमें क्या देखने को मिला, सब क्रिटिकल। तो ये सब क्रिटिकल सिचुएशन है। वहीं पे 0 आ गया तो ये मेरा क्रिटिकल सिचुएशन है, और अगर लेस देन हो गया, लेस देन हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, सुपर क्रिटिकल सिचुएशन। ये सब याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा टोटल फ्लोट से ये डिफरेंस, यहाँ से टोटल फ्लोट पे देखा जाता है। वहीं पे एक और होता है हमारा फ्री फ्लोट। तो टोटल फ्लोट में क्या बात हुई कि एक्टिविटी को इस तरीके से डिले करेंगे कि मेरे होल जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। वहीं पे एक और पॉइंट होता है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मेरा फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा टोटल फ्लोट से डिफरेंस है। कैसे डिफरेंट है, तो टोटल फ्री फ्लोट में हम क्या बात करते हैं कि मैं एक्टिविटी को इस तरीके से डिले करूंगी कि वी चेंज, मतलब जो ड्यूरेशन है एक्टिविटी को इस तरीके से डिले करेंगे कि जो मेरी सक्सीडिंग एक्टिविटी है, जो मेरी आगे की एक्टिविटी है, जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है, उसके स्टार्टिंग टाइम में कोई डिफरेंस ना आए। तो आपको क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट देखने हैं कि एक्टिविटी में डिले हो रहा है, बिल्कुल डिले हो रहा है। डेफिनेशन दे रखी होगी, पूछेगा एक्टिविटी में डिले हो रहा है, बिल्कुल डिले हो रहा है। क्या चेंज नहीं आना चाहिए, तो सक्सीडिंग जहां पे दिख जाए, एक तो आपको सक्सीडिंग एक्टिविटी के स्टार्टिंग के पॉइंट पर, स्टार्टिंग टाइम में कोई भी डिले नहीं आना चाहिए, वो होता है मेरा फ्री फ्लोट। ये क्या होता है मेरा फ्री फ्लोट। एक और होता है इसी से रिलेटेड, जो हमारा टीएल और हमारा फ्री फ्लोट है, इसको हम अगर टीएफ से शो करेंगे तो ये हो गया हमारा टीएल और ये हो गया हमारा फ्री फ्लोट। तो इंटरफियरिंग फ्लोट एक होता है हमारा इंटरफियरिंग फ्लोट। अगर इसकी बात करते हैं वो है मेरा इंटरफियरिंग फ्लोट, इंटरफियरिंग फ्लोट। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये दोनों के डिफरेंस को ही हम इंटरफियरिंग बोलते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं हेड स्लेक, हेड इवेंट या फिर हेड स्लेक के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, डिफरेंस है इसका, टोटल जो मेरा टोटल फ्लोट निकल के आया और मेरा जो फ्री फ्लोट निकल के आया, इनके डिफरेंस को मैं बोलती हूँ इंटरफेयरिंग फ्लोट। तो ये इंपॉर्टेंट है। टोटल फ्लोट क्या है कि हम एक्टिविटी को इस तरीके से वो करेंगे, हम इस तरीके से डिले करेंगे कि मेरा होल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। फ्री फ्लोट की बात करते हैं, वो बोलता है कि एक्टिविटी को इस तरीके से डिले करेंगे कि मेरे सक्सीडिंग एक्टिविटी के स्टार्टिंग ड्यूरेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो फ्री फ्लोट हो गया। इन दोनों के डिफरेंस को हम इंटरफेयरिंग फ्लोट भी बोलते हैं। अब हम क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन अब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम टाइम और कॉस्ट के बारे में भी देखने वाले हैं, ग्राफ के थ्रू समझेंगे। और उसका जो फॉर्मूला है कॉस्ट स्लोप का, वो तो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब हम कॉस्ट और टाइम को थोड़ा सा रिलेट करके देखेंगे, कॉस्ट और टाइम को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पहले ये ग्राफ को समझना। अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो वाई एक्सिस पे हम दिखाएंगे कॉस्ट, वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे कॉस्ट, और
एक्स एक्सेस पे हम शो करेंगे टाइम, एक्स एक्सेस पे हम शो कर रहे हैं टाइम। फिर एक कुछ चंद्रमा जैसा हम बनाएंगे, तो इस तरीके से हो गई हमारा। अब यहाँ पर क्या है कि ये मेरा क्या है नॉर्मल टाइम, ये मेरा क्या है कि मेरा जो हमारा टी एन से शो करेंगे, ये मेरा नॉर्मल टाइम। तो टी एन से जो शो किया हमने नॉर्मल टाइम, टी ओ से शो करेंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टी सी से शो करेंगे क्रैश टाइम, कि हम कितना कम से कम इसको कर सकते हैं, मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको हम कितना कम कर सकते हैं। कि और अगर हम क्रैश टाइम कर रहे हैं मतलब हम कम कर रहे हैं, अगर अपने प्रोजेक्ट का टाइम के डिले मतलब जो हम उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, तो मुझे रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, लेबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, मशीन्स बढ़ाने पड़ेंगे, सारे रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। तो उस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे क्रैश टाइम, जो कि मेरा ये हो जाएगा, ये मेरा हो गया क्रैश टाइम। तो इसको मैंने टीसी से हो गया। एक यहाँ पर सबसे बॉटम पॉइंट आएगा जिसको मैं बोलूंगी टीओ, ये ही ऑप्टिमम टाइम की जो हमारा सीपीएम में भी बात की जाती है, क्रिटिकल पाथ मेथड में भी ऑप्टिमम टाइम की जो बात की गई थी, जिसमें मुझे मिनिमम कॉस्ट देखने को मिलता है। अब ये देखो टीएन जो है मेरा नॉर्मल टाइम है, तो इससे रिलेटेड जब कॉस्ट हम यहाँ पर शो करेंगे तो वो हो जाएगा मेरा सी एन। जब मेरा टी ओ से शो करेंगे तो वो हो जाएगा मेरा ऑप्टिमम टाइम, और यहाँ पे टी सी से जो शो करेंगे वो हो जाएगा मेरा टी सी। अब यहाँ पर एक डैश 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 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अब आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते जाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगी नॉर्मल के बाद। अगर मैं क्रैश टाइम के बाद भी अगर मैं इसको अपने क्रैश टाइम को क्रैश करती हूँ अपने प्रोजेक्ट को और उसके बाद का टाइम लेती हूँ, तो भी मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। तो दोनों ही केस में अगर मैं अपना जो प्रोजेक्ट है डिले और कर देती हूँ, ये मेरा टाइम है, मैं नॉर्मल टाइम से भी ज्यादा डिले कर दिया, प्रोजेक्ट मैंने डिले किया, तो भी मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। और अगर मैंने प्रोजेक्ट को क्रैश कर दिया उसके बाद भी देखा मैंने, तो क्रैश करने के बाद भी कॉस्ट को मेरे को इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो हर एक केस में इंक्रीज देखने को मिलेगा, ऑप्टिमम टाइम पे मुझे मिनिमम देखने को मिल रहा है। तो ये मेरे को समझ में आया कि मेरे को ऑप्टिमम टाइम पे बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट देखने को मिल रही थी। तो ऑप्टिमम ऑप्टिमम टाइम फाइंड करते हैं। तो बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो ये पॉइंट हो गया जो सीपीएम में भी बात की गई थी कि ऑप्टिमम टाइम पे हमारा मिनिमम कॉस्ट देखने को मिलेगी। क्रैश का मतलब क्या कि मैंने एकदम कि मैं कम से कम कितने टाइम में इस प्रोजेक्ट को कर सकती हूँ, तो भाई मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे सारी रिसोर्सेज को यहाँ पर एक तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा और मेरा पूरा प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है, ये अभी एक कर्व है, ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, ये कर्व है क्या, फिर हम कर्व को क्या मानते हैं, यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, अभी से स्ट्रेट लाइन एज्यूम करेंगे। यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगी स्ट्रेट, क्योंकि बहुत छोटा है तो मैं इसको करूंगी स्ट्रेट लाइन। अब यहीं से जो स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हो यहाँ से निकल के आती है, उस स्ट्रेट लाइन को एज्यूम करते हो तो यहाँ से निकल के आती है वो हमारी जो कॉस्ट स्लोप है। जो स्ट्रेट लाइन एज्यूम करने के बाद हम स्लोप निकालते हैं, यहीं से निकल के आती है हमारी कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एस। इन दोनों का डिफरेंस मतलब सी एस माइनस सी सी जो मेरा क्रैश कॉस्ट है माइनस मेरा जो हमारा नॉर्मल कॉस्ट है, इन दोनों का डिफरेंस। और टाइम में क्या हो जाएगा, टी एन माइनस टी सी, तो टी एन माइनस नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। इसी को हम जब सॉल्व करते हैं, इस पे भी न्यूमेरिकल आने लगे तो इसी को सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे स्ट्रेट लाइन एज्यूम करने से जो ये निकल के आता है इस ग्राफ से, इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट स्लोप, जिसमें हमारा न्यूमरेटर क्या होता है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो ये हमारा एज्यूम करने से जो स्ट्रेट लाइन एज्यूम किया उसके बाद जो कॉस्ट स्लोप निकल के आया, ये निकल के आया। अब हम एक और बात करते हैं, प्रोजेक्ट में हमारे दो तरीके की कॉस्ट होती है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोजेक्ट में हमारी दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल आप बता सकते हैं, जैसे कि मेरा मशीन्स हो गए, मैन पावर हो गई, मशीन हो गया, मैन पावर हो गए, ये सब जो हम इंक्लूड करते हैं, इक्विपमेंट हो गया, मैन पावर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, और बहुत सारी चीजें जो हम डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो जब डायरेक्ट कॉस्ट में बात करते हैं तो ये डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। वहीं पे अगर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहली बात, अगर मैं ड्यूरेशन इंक्रीज करूंगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ चुका है और भी एग्जाम्स में, कि ड्यूरेशन इंक्रीज करते हैं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ड्यूरेशन जब हम कॉस्ट प्रोजेक्ट की इंक्रीज करते हैं तो मेरा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होता है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया जैसे कि हाइक देनी है मुझे अपने जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं, वो भी हमारे इंक्रीज होते हैं जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गया, हाइक देनी है, कोई भी प्रोडक्शन में हमारा लॉस हो गया तो उसको कौन देखेगा, हम देखेंगे। हाइक देनी है, प्रोवाइड करना है, हमें इंसेंटिव्स देने हैं, तो ये सब क्या है हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट के हमारे दो चीज होती है, एक हो गया हमारा आउटेज लॉस, एक हमारा होता है आउटेज लॉस। तो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट किसकी वजह से देखने को मिलता है, आउटेज कॉस्ट की वजह से, आउटेज लॉस की वजह से, और एक होता है हमारा ओवरहेड, ओवरहेड प्राइस की वजह से, ओवरहेड प्राइस की वजह से। इन दोनों की वजह से हमें डायरेक्ट कॉस्ट देखने को मिलता है। और डायरेक्ट कॉस्ट आप समझ रहे हो, ज्यादा जब हम बिल्कुल लेबर को सप्लाई करते हैं, मैन पावर सप्लाई करते हैं, और भी जो डिफरेंट रिसोर्सेज हमारे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो हमारा डायरेक्ट हो गया। तो प्रोजेक्ट हमारे दो कॉस्ट से मिलकर बनता है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक हमारा डायरेक्ट कॉस्ट। अब क्रैशिंग की बात करते हैं, तो क्रैशिंग के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप है क्रैशिंग क्या है, मुझे अगर किसी भी इवेंट को क्रैश करना है तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, एक्सपेक्टेड मीन टाइम जो हमने निकाला था टी,
टीई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम निकालते हैं वेरिएंस, वेरिएंस निकालते हैं, और फिर हम निकालते हैं थर्ड स्टेप में कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप निकालोगे आप तो आप टाइम निकालोगे, फिर आप उसके बाद उसका वेरिएंस निकालोगे, और अब फिर हमारा निकालोगे कॉस्ट स्लोप। जिस भी इवेंट का हमारा कॉस्ट स्लोप मिनिमम आ जाता है उसको हटा देते हैं, वही हमारा क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली ये तो नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन ये जो है, एक तो ये पूछा गया है कि प्रोजेक्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं, और ये रिलेशन की ड्यूरेशन इंक्रीज करेगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इंक्रीज करती है, और इस पे तो आप जानते हैं कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने डिफरेंसेस देखे थे सीपीएम और पर्ट की फुल फॉर्म देखी, हमने डिफरेंस देखा कि क्या क्या डिफरेंसेस दोनों में देखने को मिलता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक किस पे बनाया जाए जरूर बताइएगा, और बिटुमिन का लेक्चर जरूर मिस मत करिएगा, उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जरूर जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।